नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग मार्ग विश्लेषण के भाग 1 की चर्चा करेंगे। पूरा मार्ग विश्लेषण हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग देखेंगे कि मार्ग क्या होती है या मार्ग क्या है, मार्ग फलन क्या होता है और मार्ग के कौन कौन से प्रकार हैं। यानी कीमत मार्ग क्या है, आय मार्ग क्या है, आड़ी या तिर्यक मार्ग है। इसी में हम लोग देखेंगे आय मार्ग में कि कौन सी वस्तुएं सुपीरियर वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं इंफीरियर वस्तुएं होती हैं। इसी तरीके से आड़ी या तिर्यक मार्ग में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिस्थापन वस्तुओं और पूरक वस्तुओं का। भाग 2 में हम लोग मार्ग का नियम पढ़ेंगे। इसके अलावा मार्ग सारणी या मार्ग तालिका का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग 2 तरह की मार्ग सारणी पढ़ेंगे, एक व्यक्तिगत मार्ग सारणी, उसी की सहायता से हम लोग व्यक्तिगत मार्ग वक्र ड्रा करेंगे। उसके बाद बाजार मार्ग सारणी का अध्ययन करेंगे। बाजार मार्ग सारणी के आधार पर हम लोग बाजार मार्ग वक्र खींचेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मार्ग वक्र का स्वरूप कैसा होता है या ऐसा क्यों होता है, यानी मार्ग वक्र जो नीचे की ओर झुका हुआ होता है ऐसा क्यों होता है, ये जो मार्ग वक्र ऐसा क्यों होता है, या मार्ग का नियम क्यों लागू होता है। और अंतिम भाग में हम लोग देखेंगे मार्ग का विस्तार तथा मार्ग का संकुचन क्या होता है और मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी क्या होती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मार्ग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक या तत्व हैं। इस तरह से हम लोग पूरे मार्ग विश्लेषण का अध्ययन 3 पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट, एक पार्ट 20 से 25 मिनट का होगा। तो इस तरह से पूरा मार्ग विश्लेषण हम लोग लगभग 70 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मांग या डिमांड क्या होती है। तो डिमांड को समझने के लिए जो डिमांड से संबंधित अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जो मांग से संबंधित परिभाषा दी गई है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली है मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है। दूसरा क्या है, मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा के साथ साथ मूल्य या कीमत से भी है। तीसरा परिभाषा क्या बताती है, मांग का संबंध कीमत और समय दोनों से है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मांग का संबंध जो प्रभावपूर्ण इच्छा से संबंधित परिभाषा दी गई है उसमें क्या है। तो जो एक अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर पेंसन, उनके अनुसार मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। तो मांग में क्या क्या शामिल होता है, पहला वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा है वस्तु को खरीदने के लिए उपलब्ध साधन, तीसरा है साधनों को खर्च करने की तत्परता। यानी कब माना जाएगा हम किसी वस्तु को की मांग कर रहे हैं, पहला तो वो वस्तु हम प्राप्त करना चाहें यानी खरीदना चाहें, दूसरा उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास उपलब्ध साधन हो यानी उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा हो। अगर हम कार प्राप्त करना चाहते हैं तो कार को खरीदने के लिए हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। तीसरा है साधनों को खर्च करने की तत्परता। और तीसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है, उस कार को खरीदने के लिए हम पैसा खर्च करने के लिए तत्पर हो। अगर ये 3 चीजें पूरी होंगी यानी वो वस्तु हम खरीदना चाह रहे हो, खरीदने के लिए हमारे पास पैसा हो और वो पैसा हम खर्च करना चाह रहे हैं, 3 चीजें होंगी तब उसे क्या कहेंगे, मांग। एक कौन सी परिभाषा है, प्रभावपूर्ण इच्छा से संबंधित है। यानी प्रभावपूर्ण इच्छा में 3 तत्व के शामिल होते हैं। अब हम कहेंगे कोई व्यक्ति किसी चीज की प्रभावपूर्ण इच्छा कर रहा है जब वो वस्तु को प्राप्त करना चाह रहा हो, वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास पैसा या साधन हो और उन साधनों को खर्च करने की तत्परता रख रहा हो। दूसरी परिभाषा जो आती है, क्या कहते हैं कि मांग का संबंध कीमत या मूल्य से है। कीमत और मूल्य दोनों समानार्थी शब्द हैं। कहीं पर कीमत का प्रयोग हो तो मूल्य भी समझ लीजिएगा, मूल्य का प्रयोग हो तो कीमत। किताब में कीमत भी दिया रहता है, मूल्य भी, इंग्लिश हमेशा प्राइस ही रहेगी। तो आप लोग कीमत और मूल्य में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। ठीक है।
तो इस संबंध में जो परिभाषा देते हैं वो बाघ है। बाघ के अनुसार वाघ कहीं कहीं वाह लिखा रहेगा। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है। यानी इसमें हम लोग कीमत को भी इंक्लूड कर लिए हैं। अगला जो परिभाषा है वो मांग का संबंध कीमत के साथ साथ समय से भी होता है। यानी मांग का संबंध कीमत और समय दोनों से होता है। इस संबंध में बेनहम ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार किसी समय विशेष पर या समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो इस परिभाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो मांग के मुख्य रूप से 5 तत्व उभर के सामने आते हैं। जो 3 तत्व प्रभावपूर्ण इच्छा से संबंधित है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन, वस्तु को विशेष साधन पर व्यय करने की तत्परता। चौथा पॉइंट होता है वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो कीमत विशेष पर हो, यानी आपको कीमत की पूरी जानकारी हो। अगला है मांग का संबंध समय विशेष पर हो। ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो लेकिन आप कहें कि अभी हम तो 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, अभी हमारा बेटा छोटा है, ये सारी चीज़ें हम अपने बेटे की शादी में 20 साल बाद लेंगे या 25 साल बाद, तो वो मांग का सही रूप निरूपित नहीं कर पाएगा। यानी एक समय विशेष का होना चाहिए। वो 25 साल बाद की मांग दिखाएगा, अभी की मांग नहीं दिखाएगा। इसीलिए मांग को समय से भी जोड़ते हैं। तो अब हम लोग मांग फलन का अध्ययन करेंगे कि मांग फलन क्या होता है। अगर एकदम सरल शब्दों में आप लोग जानना चाहें तो मांग फलन जो होता है, मांग फलन यह बताता है कि मांग किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अगर हम लोग देखना चाहें तो किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं के मूल्य, रुचि तथा फैशन, संपत्ति आदि पर निर्भर करती है। इनके मध्य एक आश्रितता या फलनात्मक संबंध होता है जिसे हम मांग फलन कहते हैं। इसे फलन रूप में हम लोग निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यानी डिमांड ऑफ यक्स, यक्स वस्तु की मांग किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी। उस वस्तु की कीमत यानी यक्स कितनी महंगी सस्ती है, उसकी कीमत क्या है। जो व्यक्ति खरीद रहा है उसकी आय कितनी है। यक्स से संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमत कितनी है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। उस उपभोक्ता का टेस्ट या रुचि कैसी है, उपभोक्ता के पास कुल संपत्ति कितनी है। यानी इन चीज़ों के मध्य एक फलनात्मक संबंध बताता है मांग फलन। यानी अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन कर उस वस्तु की कीमत परिवर्तित हो जाए, उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आय परिवर्तित कर दी जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो संबंध बताता है वो मांग फलन बताता है। यानी इन चरों में परिवर्तन का क्या प्रभाव मांग पर पड़ेगा, ये मांग फलन बताता है। अब हम लोग मांग के प्रकार देख लेते हैं। तो यदि हम वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय तथा अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य, ऊपर के जो मांग फलन के 3 चर हैं, ये 3 चर, इन 3 चरों को ले तथा एक एक में परिवर्तन करने के बाद, परिवर्तन के बाद मांग में परिवर्तन जानना चाहें तो हमारे सामने 3 रूप आएंगे। पहली है कीमत मांग। कीमत मांग में क्या करेंगे, हम लोग कीमत में परिवर्तन करेंगे। उसके अलावा उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रख के देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, कीमत मांग। दूसरा है आय मांग। आय मांग में हम लोग आय परिवर्तित करेंगे, उस वस्तु को मूल्य, अन्य वस्तुओं के मूल्य को स्थिर मान लेंगे। तीसरा है आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग में अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन करेंगे, उस वस्तु का मूल्य और उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लेंगे। तो अब हम लोग कीमत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कीमत मांग क्या होती है। कीमत मांग ये बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम लोग सेब की मांग कर रहे हैं तो सेब सस्ता या महंगा होने पर सेब की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग कीमत मांग में देखेंगे।
अन्य बातों के समान रहने पर कीमत मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। फलनात्मक रूप में हम लोग इसे इस रूप में लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी यक्स वस्तु की मांग यक्स वस्तु के मूल्य पर निर्भर करेगी। इसके अलावा दो चीज जो है, उपभोक्ता की आय और पी जीरो यानी अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे। यानी कीमत मांग ये बता रहा है कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम लोग रेखा चित्र 1 के माध्यम से समझ सकते हैं। रेखा चित्र 1 में डी जो है ये यक्स वस्तु का मांग वक्र है, जो अगर कोई भी वक्र ऐसे है ऊपर तो उसे हम लोग नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ या ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र कहेंगे, जो ये बता रहा है कि जब कीमत OP1 है यानी कीमत अधिक है तो वस्तु की मांग N हो रही है। जैसे ही कीमत कम होकर P हो जा रही है तो वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मांग बढ़ जा रही है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत या मूल्य और उस वस्तु की मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। यही मार्क का नियम भी बताता है। यानी मांग की कीमत मांग क्या बताती है, वस्तु की मूल्य या कीमत और वस्तु की मांग के मध्य संबंध बताता है, जो विपरीत संबंध होता है। यानी अगर कीमत गिरेगी तो कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, इसी तरह से कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी। यही मार्क का नियम भी बताता है। दूसरा है आय मार्क। आय मार्क क्या बताता है कि जब उपभोक्ता की आय परिवर्तित होती है यानी आय घटती या बढ़ती है तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, आय मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर क्रय करने के लिए तैयार है। हम लोग देख रहे हैं सब में अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने का मतलब सिर्फ आय परिवर्तित हो, उस वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत परिवर्तित न हो, यानी अन्य चर सभी मांग फलन के स्थिर रहें, सिर्फ आय परिवर्तित हो। तो इसे फलनात्मक रूप में लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ यक्स यानी यक्स वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करेगी। हम लोग कह सकते हैं कि आय मांग वक्र उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं में संबंध व्यक्त करती है। विभिन्न मात्रा मतलब कितनी मात्रा हम लोग खरीदते हैं। ये वस्तु की प्रायः दो प्रकार की हो सकती है, दोनों में आय मांग वक्र अलग अलग तरीके का होता है। पहला है सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु, दूसरा है हीन वस्तु। अब हम लोग सामान्य वस्तु के संबंध में आय मांग देखते हैं। सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। यानी सामान्य वस्तु क्या है, अगर हमारी आय बढ़ रही है, जिस वस्तु पर हम लोग खर्चा बढ़ाएंगे वो कैसी वस्तु हो जाएगी, सामान्य वस्तु। जैसे क्या हो गया, ब्रांडेड कपड़े, हमारी जैसे ही आय बढ़ती है तो हम लोग ब्रांडेड कपड़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु, इंग्लिश में सुपीरियर गुड। यानी अगर आय बढ़ रही है, वस्तु की मांग भी बढ़ रही है, यानी दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, तो कैसा संबंध हो गया, सीधा संबंध। तो ऐसी वस्तु को सामान्य वस्तु कहेंगे। इसे हम लोग इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, y अक्ष पर आय को प्रदर्शित किया गया है। जो डी वक्र है ये सामान्य वस्तु का आय मांग वक्र है, जो ये दिखा रहा है कि जब उपभोक्ता की आय y1 है तो वस्तु की मांग q1 है। जैसे ही आय बढ़कर y2 होती है तो वस्तु की मांग बढ़कर q2 हो जाती है। यानी सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। उदाहरण के लिए ब्रांडेड कपड़े और बेहतर भोजन, अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम लोग ब्रांडेड कपड़े और बेहतर भोजन पर व्यय बढ़ाते जाते हैं। दूसरा होता है हीन वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं, इंग्लिश में इंफीरियर गुड्स कहते हैं। हीन वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो आय बढ़ने पर हम लोग कम खरीदते हैं, यानी आय बढ़ने पर जिनकी मांग कम हो जाए।
आय बढ़े उसके अलावा मांग उस वस्तु की कम हो जाए तो हम लोग इंफीरियर या निकृष्ट वस्तु कहेंगे। निकृष्ट वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ कम हो जाती है। यानी अगर आपकी आय बढ़ रही है, उस वस्तु की मांग कम हो जा रही है, यानी आय और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हो गया सस्ता चावल। सस्ता चावल का मतलब जो मोटा चावल होता है। हमारी आय बढ़ेगी तो हम लोग अमीर हो जाएंगे तो मोटा चावल खाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? पतला चावल बासमती खाएंगे, खुशबूदार चावल खाएंगे। यानी मोटे चावल पर हम लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, अच्छा चावल खाएंगे। इसी तरह से जो लोकल कपड़े होते हैं, बिना ब्रांड वाले कपड़े, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे? पैसा कम खर्च करेंगे, उसकी मांग कम करेंगे। कैसे कपड़े खरीदेंगे? ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। तो जो आय मांग वक्र का ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल, जब कोई वक्र ऐसे रहेगा तो ऋणात्मक ढाल का होगा, ऐसे रहेगा तो धनात्मक ढाल का होता है। तो इसे हम लोग रेखाचित्र 3 के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। आधार अक्ष पर वस्तु की मात्रा और हॉरिजॉन्टल या लंब अक्ष पर आय प्रदर्शित है, इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसे वाई अक्ष। तो जो डी है ये मांग वक्र है, एक निकृष्ट वस्तु का मांग वक्र डी है। डी एक आय मांग वक्र निकृष्ट वस्तु का है। ये दिखा रहा है कि जब उपभोक्ता की आय y1 है यानी आय कम है, तो वस्तु की Q1 मात्रा खरीद रहा है यानी ज्यादा मात्रा खरीद रहा है। जैसे ही उसकी मांग बढ़े, वो आय बढ़ेगी, वो यक्ष की कम मात्रा यानी Q2 मात्रा ही खरीदेगा। पहले इतनी मात्रा खरीद रहा था, अब इतनी ही मात्रा खरीद रहा है। तो किसके संबंध में होगा? जो मोटा चावल है, जब गरीब था तो ज्यादा मोटा चावल खा रहा था, अब जैसे ही ज्यादा पैसा आया तो क्या किया? पैसा इतना हुआ तो मोटा चावल अब कम खा रहा है, उसकी जगह पे क्या खाएगा? बासमती चावल खाएगा। तीसरा है आड़ी या तिर्यक मांग। तो आड़ी या तिर्यक मांग क्या बताती है कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर दूसरे वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कौन सा नियम बताता है? आड़ी या तिर्यक मांग। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर यक्स वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो तो इसके परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मांग परिवर्तित हो जाए, या वाई का मूल्य परिवर्तित हो तो यक्स की मांग परिवर्तित हो जाए, तो इसे आड़ी या तिर्यक मांग कहेंगे। तो अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी हैं? उपभोक्ता की आय और उस वस्तु की मूल्य में परिवर्तन न हो। किसी वस्तु की तिर्यक मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी डिमांड इज फंक्शन ऑफ यक्स वस्तु की मांग किस पर निर्भर कर रहा है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स या प्राइस ऑफ वाई हम लोग कह सकते हैं, और अन्य बातें समान रहे। तो इस संबंध में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु है स्थानापन्न और दूसरी है पूरक वस्तुएं। इन दोनों के संबंध में हम लोग आड़ी या तिर्यक मांग देखेंगे। अब सवाल उठता है कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाते हैं। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे चाय और कॉफी, हम लोग चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, चाय की जगह कॉफी और कॉफी की जगह चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से गुड़ और चीनी का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में कमी ला दे तो ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। यानी अगर वाई वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो यक्स वस्तु की मांग बढ़ा दे, या वाई वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो यक्स वस्तु की मांग भी कम हो जाए, तो ऐसी दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कही जाएंगी। यानी एक वस्तु की मांग तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी अगर वाई का कीमत बढ़ रही है तो यक्स की मांग बढ़ रही है, वाई की कीमत कम हो रही है तो यक्स की मांग कम हो रही है। यानी दोनों में सीधा संबंध है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा और दूसरा भी बढ़ रहा है। तो उदाहरण के लिए हम लोग सरलता से देखना चाहे, अगर चाय की कीमत बढ़ जाए यानी चाय महंगी हो जाए तो लोग क्या करेंगे? कॉफी की मांग बढ़ा देंगे, यानी कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब चाय महंगी हो गई, कॉफी
नहीं महंगी हुई तो कॉफ़ी पियेंगे। इसी तरीके से अगर चाय सस्ती हो जाएगी तब लोग क्या करेंगे, चाय ज़्यादा पियेंगे, कॉफ़ी कम। क्यों? क्योंकि चाय सस्ती हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं अगर चाय की कीमत कम हो रही है तो कॉफ़ी की मांग कम हो जा रही है, चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जा रही है। इसको हम लोग चित्र 4 के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जो डी मांग वक्र है या स्थानापन्न वस्तु का मांग वक्र है, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि अगर यहाँ पर x अक्ष पर x वस्तु की मांग है, यहाँ पर y अक्ष पर y वस्तु का मूल्य है। x वस्तु को हम लोग कॉफी ले सकते हैं, y वस्तु को चाय उदाहरण के रूप में लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए, जब यानी चाय का y वस्तु का मूल्य इतना है तो कॉफी की मांग इतनी है। जैसे ही चाय महंगी हो जा रही है, चाय का मूल्य इतना हो रहा है तो कॉफी की मांग बढ़ जा रही है। यानी चाय का मूल्य इतना हो रहा है तो कॉफी की मांग इतनी हो जा रही है, यानी दोनों समान दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं। तो स्थानापन्न वस्तु कौन सी वस्तु है? जो एक की कीमत में वृद्धि से दूसरी की मांग बढ़ा दे, एक की कीमत में कमी से दूसरी की मांग कम कर दे, तो ऐसी वस्तु स्थानापन्न वस्तु है। दूसरी वस्तुएं हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक साथ प्रयोग होती हैं या एक के स्थान पर दूसरी एक की दूसरी सहयोगी वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं को हम लोग कैसी वस्तुएं कहते हैं? पूरक वस्तुएं। यानी जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर एक के मूल्य में कमी हो रही है तो दूसरे के मांग में वृद्धि हो रही है। यानी एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे, या एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में कमी ला दे, यहाँ उल्टा संबंध हो रहा है। उदाहरण पूरक वस्तुओं का हम लोग ले सकते हैं कलम और स्याही का, कार और पेट्रोल का, बाइक और पेट्रोल का। यानी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु के दूसरी वस्तु के मूल्य या कीमत के साथ विपरीत रूप से संबंधित होती है। यानी एक वस्तु की मांग कम होगी अगर दूसरे वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, इसी तरह से एक वस्तु की मांग बढ़ेगी या दूसरे वस्तु का मूल्य कम हो रहा है, तो उल्टा संबंध। यानी प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ एक्स कम होगा, प्राइस ऑफ वाई कम हो रहा है, डिमांड ऑफ एक्स बढ़ेगा। यानी अगर बाइक की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग बाइक ही नहीं खरीदेंगे, महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। इसी तरीके से अगर बाइक की कीमत कम हो जाए यानी बाइक सस्ती हो जाए तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइक सस्ती हो गई, ज़्यादा लोग बाइक खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो चित्र 5 में हम लोग पूरक वस्तु को समझ सकते हैं चित्र 5 के द्वारा। एक ये जो डिमांड वक्र है ये पूरक वस्तु का मांग वक्र है जो नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ है या ऋणात्मक ढाल का है, जो ये बता रहा है कि वाई वस्तु का जब मूल्य इतना है यानी बाइक का मूल्य इतना है पी है तो पेट्रोल की मांग Q1 हो रही है, यानी बाइक का मूल्य कम है तो पेट्रोल का मांग ज़्यादा है। जैसे ही बाइक का मूल्य बढ़कर P1 हो जाता है, अब बाइक का मूल्य बढ़कर इतना हो जाता है तो पेट्रोल की मांग घटकर Q1 हो जाती है। यानी मूल्य जैसे ही बढ़ा मांग घट जा रही है, OQ हो जा रही है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।